दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक ऐसी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं जिसने सुरसा के मुंह की तरह खड़े एक यक्ष प्रश्न का उत्तर तो दे दिया, लेकिन इस उत्तर से आप कितना संतुष्ट हो पाओगे कहना मुश्किल है। प्रश्न है, हमारे समाज में वृद्धाश्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी। मेरे एक दोस्त है, नाम कुछ भी रख लेते हैं, मसलन रविंदर। रविंदर जी का अच्छा खासा भरा पूरा परिवार है। अपनी जवानी के दिनों में अपने परिवार को और अच्छा रहन सहन देने के लिए अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण 10-12 साल विदेशों में भी मेहनत मजदूरी करके गुजारे। जो कमाते घर बेच देते। अपने शहर में छोटे भाई ने पूरे परिवार को बहुत अच्छे ढंग से संभाल रखा था। भाभी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने देवर के विरुद्ध अपने मियाँ को कुछ भी कह पाती। समय बीतता गया। देवर ने आने वाली रकम का एक बड़ा हिस्सा अपने खाते में डालना चालू कर दिया। भाभी कुछ कहती तो कह देता कि तुम्हें या तुम्हारे बच्चों को किस चीज की कमी है जो तुम हिसाब मांग रही हो। खाना कपड़ा लत्ता सब कुछ तो मिल जाता है समय पर। धीरे धीरे देवर ने अपनी चालें चलकर पूरे घर को अपने कब्जे में ले लिया। और फिर एक दिन वो आया जब उसने अपने भाई के खरीदे 200-250 गज के प्लॉट को बेचकर शहर की दूर दराज बस्ती में 100 गज का एक प्लॉट अपने नाम से ले लिया और उस पर भाई के भेजे पैसों से अपने नाम का मकान भी खड़ा कर लिया। भाई विदेश से लौटा। हवाई अड्डे से सामान लेकर सीधा अपने घर लौटा। अपना घर? उस प्लाट पर तो किसी और का कब्जा था और वहां कोई अपना भी नजर नहीं आ रहा था। ये क्या हुआ? कहाँ चले गए सब? कहाँ ढूंढूं? टेलीफोन मोबाइल वगैरह तो थे नहीं कि पूछ लेता कि कहाँ हो तुम। खैर, पड़ोसी से पूछता हूँ। पड़ोसी से पूछने पर जो पता चला उससे तो मानो रविंद्र के पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई। पड़ोसी से ही भाई का नया पता मिला। नए पते पर पहुंचने पर सारी कहानी सामने आ गई। बीबी ने रोते रोते सारी बातें अपने पति को बता दी। भाई ने छोटे भाई को ललकारा तो छोटे भाई ने कुछ भी जवाब देने की बजाय पुलिस को बुला लिया और अपने भाई पर इल्जाम लगा दिया कि बड़ा भाई उसे उसके घर से धक्का मारकर निकाल रहा है। पुलिस बड़े भाई को पकड़ कर ले गई और वार्निंग देकर छोड़ दिया। जवानी के 10 बरस हाड़ तोड़ मेहनत और उसका ये परिणाम। अंदर तक टूट कर रह गया रविंदर। अब वह क्या करेगा? शरीर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि दोबारा जिंदगी को शुरू किया जाए, पर जिंदगी है, शुरू तो करनी पड़ेगी। लेकिन कैसे? कहां से लाएगा वह अपने शरीर में इतनी ताकत? बीड़ी पीते हुए बाग की एक बेंच पर लेटे लेटे वो सोच रहा था, जब तक जिंदगी शुरू होगी वह अपने बीवी बच्चों को कहां रखेगा। न जाने कैसे कैसे डरा कर कितने सितम ढाए होंगे मेरे बीवी बच्चों पर। दाने दाने के लिए मोहताज बना दिया होगा मेरे बीवी बच्चों को। सोचते सोचते रविंद्र अपने एक दोस्त दरवाजे तक आ पहुंचा था। दोस्त को थोड़ा बहुत तो पता था कि रविंद्र के साथ क्या क्या हुआ है, फिर भी वह उससे पूरी बात पूछना चाह रहा था। सारी बातें बताने के बाद रविंद्र ने उससे केवल 1 महीने के लिए बीवी बच्चों के रहने के लिए जगह की प्रार्थना की। केवल 1 महीने के लिए कहकर दोस्त ने उसे अपने बीवी बच्चों को लाने के लिए कह दिया। रविंद्र अपने बेटे बेटी और अपनी पत्नी को लेकर अपने दोस्त के घर आ गया। समय ने अपनी गति जारी रखी। जिंदगी अपनी पटरी पर लौटने लगी। लेकिन क्या वाकई? लग तो यही रहा था, पर वास्तविकता कुछ और ही थी। बड़ी बेटी ने घर में आय की बढ़ोतरी के लिए एक कार्यालय में नौकरी कर ली थी। वहीं पर उसकी नजर उसके साथ काम करने वाले एक क्लर्क के साथ लड़ गई। फिर क्या था, घर की आय की बढ़ोतरी अब लिपस्टिक पाउडर पर खर्च होने लगी और वो दिन दूर नहीं रहा जब वो उस क्लर्की बनकर उसके घर चली गई। अब घर पर रविंद्र के अलावा उसकी पत्नी और बेटा रह गए थे। अब बेटे ने घर में आय की बढ़ोतरी के लिए हाथ पांव मारने शुरू कर दिए थे। उसे भी एक कार्यालय में अच्छे पद पर नौकरी मिल गई। आज रविंद्र ने सोचा कि उसकी जिंदगी का लक्ष्य अब पूरा हो गया है। लेकिन इंसान कुछ सोचता है और भगवान कुछ करता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। बेटे की उम्र शादी की हो चली थी। माँ बाप दोनों ही हाथ पांव मार रहे थे कि कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए तो इसके भी हाथ पीले कर दे। 2 साल गुजर गए कि किसी रिश्तेदार ने एक रिश्ता बता दिया। बेटे के हाथ पीले कर दिए गए। रविंद्र आज बड़ा खुश था। उसे जिंदगी की सारी खुशियां जो मिल गई थी, बेटे की अच्छी नौकरी, अपना मकान, सुगढ़ बहू, और उसे क्या चाहिए? अब वह बैठकर खाएगा और बेटा कमाएगा। उसने सारे अपने काम धंधे बंद कर दिए थे। अब कोई उससे कहता भी था तो वह बस एक ही जवाब दिया करता था कि अब तो बेटा कमाएगा और मैं खाऊंगा। अरे 60 साल में तो सरकार भी रिटायर कर देती है। मेरी किस्मत में क्या पूरी जिंदगी काम करना लिखा है? जिंदगी में कुछ आराम भी करूं या नहीं?
और उसका यह सपना उस दिन टूट गया जिस दिन बेटे ने जवाब दिया कि मैं इस महंगाई के समय में कितनों की देखभाल करूं। दुनिया में रोज एक आदमी बूढ़ा होता है, लेकिन वो लोग तुम्हारी तरह से काम छोड़कर अपने बच्चों पर आश्रित नहीं हो जाते कि अब बच्चे खिलाएंगे और हम खाएंगे। पूरी जिंदगी में रविंदर जितना आज की रात रोया, उतना तो शायद वह कभी रोया हो, उसे याद नहीं। अगले दिन वह अपने उसी दोस्त के पास खड़ा था जिसने उसे विदेश से आने के बाद अपने घर में जगह दी थी। आज रविंदर उसके घर में जगह नहीं, उससे सलाह लेने आया था। रविंदर ने सारी बातें जानने के बाद उसके दोस्त का मानना था कि पढ़े लिखे तुम हो नहीं, और रही बात मेहनत मजदूरी की तो वो कोई इस उम्र में तुम्हें देगा नहीं, तो क्या किया जाए। दोस्त ने यह कहकर रविंदर को विदा किया कि वह सोचकर कोई जवाब देगा। तब तक बेटे की बातें सुनने के अलावा उसके पास कोई और चारा भी तो नहीं था। अब तो बाप बेटे में थन गई। बेटा अब कुछ भी भला बुरा कहने से बाज नहीं आता था, और रविंदर के पास आंसू बहाने के अलावा और कोई काम नहीं था। इसी आंसू बहाने से अब रविंदर की आंखों ने भी उसका साथ देना बंद कर दिया था। आज उसका दोस्त उसे आंखों के डॉक्टर के पास ले गया था। डॉक्टर ने आंखों में मोतियाबिंद बता दिया। बेटे से बात की तो उसने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मैं अपनी तनख्वाह से आधी तनख्वाह तुम पर नहीं लगा सकता, हो सके तो किसी खैराती अस्पताल में इलाज करवा लो। लेंस के जो 2-4 हजार होंगे वो मैं दे दूंगा। रविंदर मन ही मन सोच रहा था कि बेटे, आंखों के इलाज के लिए तो तूने इतना रुला दिया, लेकिन दांतों के इलाज के लिए कैसे कहूं जिसका दर्द मैं अब रोज ही सह रहा हूं। आज वह अपने उसी दोस्त के सामने फिर खड़ा था, हाथ जोड़े हुए। लगता था जैसे वह भी उसके कदमों में गिर जाएगा। फिर क्या सोचा मेरे लिए के अंदाज में दोस्त ने उसे समझाते हुए कहा कि अब तो केवल एक ही रास्ता बचा है, और वह यह है कि जो हमारी सरकार वृद्धावस्था आर्थिक सहायता देती है वह तुम्हें भी दिलवा दी जाए, जिससे कम से कम तुम अपनी भूख तो मिटा सकोगे। रविंदर ने रोते रोते हामी भर दी। अगले दिन रविंदर अपने दोस्त के साथ अपने इलाके के विधायक के पास बैठा था, अपने सारे प्रमाण पत्रों के साथ। विधायक साहब अपने काम में मशगूल थे। अपने कामों से निपटकर रविंदर और उसके दोस्त की और मुखातिब हुई और आने का कारण पूछा। रविंदर के दोस्त ने उनकी और सारे डॉक्यूमेंट्स बढ़ा दिए। डॉक्यूमेंट्स देखकर विधायक साहब का कहना था कि वे अगले साल आएं, तभी उनकी पेंशन चालू हो सकेगी। रविंदर का मुंह उतर गया। केवल 1500 रुपए के लिए अगले साल तक इंतजार। रविंदर अपने दोस्त के साथ वापस आ गया। रास्ते में आते हुए सोच रहा था कि यदि उसकी जगह विधायक अपना कोई होता तो क्या उसे भी वह अगले साल तक इंतजार करवाता। क्या अगले साल तक वह इस दुनिया में रहेगा भी कि नहीं। रात हुई। बेटा काम से घर लौटा। रविंदर ने उसे अपने पास बिठाया और अपने आंसू पोंछते हुए बोला कि शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। आज की इस महंगाई के जमाने में मुझ जैसे बूढ़े पर तुम्हारी आधी तनख्वाह खत्म हो जाएगी तो तुम अपने परिवार का पेट कैसे पालोगे। अच्छा होगी कल सुबह ही तुम मुझे किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आओ, मैं बाकी की जिंदगी वहीं गुजार लूंगा। रविंदर का बेटा आकाश में शून्य को निहार रहा था। क्या यह सही रहेगा। कुछ महीनों बाद रविंदर के फोन की घंटी बजी। वृद्धाश्रम से फोन था, रविंदर के इस दुनिया से चले जाने का। बेटे ने फोन ये कहकर काट दिया कि वह किसी रविंदर को नहीं जानता, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब रविंदर के अंतिम क्रियाक्रम का पैसा भी उसे ही देना पड़ेगा, और वह ये पैसा किसी भी कीमत पे खर्च नहीं करना चाहता था।